नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 30 है, 30वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को ब्लैंक बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को ब्लैंक बूटिंग कहा जाता है। यह क्वेश्चन बूटिंग प्रोसेस से लिया गया है। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं या एक ऑन कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना कहलाता है बूट करना। एक ऑफ कंप्यूटर को बूट किया जा सकता है या पहले से चल रहे कंप्यूटर को भी बूट किया जा सकता है। ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना मतलब बूटिंग प्रोसेस को शुरुआत से स्टार्ट करना, और रीस्टार्ट करना कंप्यूटर सिस्टम को मतलब पहले से जो कंप्यूटर सिस्टम चल रहा था उसी को बंद करना और दोबारा ऑन करना। जो बूटिंग प्रोसेस है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को जब हम रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, अभी चल रहा है, उसे हमने बंद किया और ऑन कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, वह कहलाती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। और यदि एक कंप्यूटर सिस्टम अभी ऑफ है, बंद है, उसे हम ऑन करेंगे तो वह कहलाती है कोल्ड बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। सभी प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है। कुछ समय लेता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने में, जिसमें बूटिंग प्रोसेस रन की जाती है। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब एक बंद कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना, जो पहले बंद है हम उसको ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि एक चलते हुए कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें, बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दें, तो वह कहलाती है वार्म बूटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको दोनों बूटिंग याद रखनी है। बंद कंप्यूटर को ऑन करना मतलब कि कोल्ड बूटिंग, और चालू कंप्यूटर को जो चल रहा है अभी उसको रीस्टार्ट करना तो वार्म बूटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? MS वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पर MS वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कम समय बचा है, 2 या 3 दिन ही आपके एग्जाम में बचे हैं। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आपको फास्ट स्पीड में रिवाइज भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए लेकिन अब उनका रिवीजन करना भी जरूरी है। तो आप जो भी एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन से मिलते जुलते सभी बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। जैसे हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो आपको MS वर्ड का पूरा यहाँ पर बेसिक रिवीजन कर लेना है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका यूज टाइपिंग फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वह आपको हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि MS वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। और MS वर्ड में जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, फाइल बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट साइड से टाइपिंग स्टार्ट होती है, आपके मैटर को, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अरेंज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, लेकिन आपको यहाँ पर सभी प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में नेम बॉक्स ब्लैंक को शो करता है। MS एक्सेल में जो नेम बॉक्स होता है वह क्या शो करता है? नेम बॉक्स, MS एक्सेल में जो नेम बॉक्स होता है वह क्या शो करता है? नेम बॉक्स एक्टिव सेल के एड्रेस को शो करता है। मतलब जिस सेल पर अभी आपका कर्सर है, जो सेल आपने सेलेक्ट करके रखा है, उसका नाम हमें एक्सेल में नेम बॉक्स में शो किया जाता है। नेम बॉक्स करंट सेल के एड्रेस को शो करता है, करंट सेल के नाम को शो करता है। एक्सेल की वर्कशीट में जो सेल आपने अभी सिलेक्ट करके रखा है, जिस सेल पर आपका कर्सर है, उस सेल का नाम नेम बॉक्स में शो होता है। यह क्वेश्चन आपसे एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है या एक्टिव सेल का नाम कहां शो होता है, तो आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। जो MS एक्सेल में नेम बॉक्स होता है वह एक्टिव सेल के एड्रेस को या एक्टिव सेल के नेम को शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड को जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट में स्लाइड को जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में जूम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की एक ही होती है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। स्क्रॉल को कंट्रोल के साथ अप या डाउन करने पर हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में पेज को, वर्कशीट को या स्लाइड को जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से हम स्लाइड को, पेज को, वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से हम स्क्रीन को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट में स्लाइड को जूम करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। जो माउस में स्क्रॉल होता है, व्हील होती है, उसको कंट्रोल के साथ अप डाउन करने पर हम स्क्रीन को, पेज को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली यह दिखा रहे हैं। हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को जब मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हमारी स्लाइड जूम हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP, FTP, SMTP ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। TCP, FTP, SMTP ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। मतलब यह सभी क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, प्रोटोकॉल है या टोपोलॉजी है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। TCP, FTP और SMTP प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स रेगुलेशन जिनका उपयोग नेटवर्क में किया जाता है। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स को डिसाइड किया जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है, वह रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल। तो आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क में यूज होने वाले रूल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप क्या होता है? वह होता है प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4-5 क्वेश्चन तैयार करे। TCP, FTP, SMTP प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल होते हैं। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनका उपयोग नेटवर्क में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WORM मतलब वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए, याद करने के लिए WROM लिख लेना है। WROM रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसमें एक बार डेटा को लिखा जाता है, एक बार डेटा को राइट किया जाता है और बार बार उस डेटा को पढ़ा जाता है, यूज किया जाता है।
रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है और बार बार डेटा को पढ़ा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा। WORM जो है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है और कई बार पढ़ा जाता है। एक बार डेटा को स्टोर किया जाता है और कई बार उसको उपयोग किया जाता है। तो रोम जो है WORM उसको आपको रोम से याद रखना है। इसकी स्पेलिंग को हम लिख लेंगे डब्ल्यू रोम, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसमें डेटा को एक बार स्टोर किया जाता है और बार बार उपयोग किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी मतलब एक बार डेटा को लिख दिया है, स्टोर कर दिया है, अब हम उसको बार बार रीड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। WORM मतलब रोम का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का उपयोग ब्लैंक को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो HTML है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसके द्वारा वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। जो वेबसाइट के पेज होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है वेब पेज। तो HTML का उपयोग करके वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं, वेब पेज जिन्हें HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। HTML से जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .htm या .html, .htm या .html। तो इस क्वेश्चन के साथ आपने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। HTML का उपयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML से जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होगा .htm या .html। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज। HTML का उपयोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म क्या होता है? PGP का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। PGP का फुल फॉर्म आपको बताना है। PGP एक ऐसी टेक्निक है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का वर्क करती है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो जो PGP है वह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का वर्क करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। प्रिटी गुड प्राइवेसी PGP का फुल फॉर्म होता है। यह टेक्निक ईमेल को सिक्योरिटी के साथ सेंड करने के लिए यूज की जाती है। ईमेल में यूज होता है PGP का, जो कि ईमेल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। तो आपसे यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईमेल को सिक्योर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इनक्रिप्शन का। और ईमेल का जो इनक्रिप्शन होता है वह होता है PGP के थ्रू। PGP मतलब प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PGP का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी, जो कि ईमेल को सिक्योर करने के काम में आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर एड्रेस बार में शो होने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। जो भी वेबसाइट आपने ओपन करी है उसका एड्रेस यहां पर आपको एड्रेस बार में शो किया जाता है। आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जो वेब पेज ओपन करते हैं, उसका एड्रेस, उसका URL वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में शो होता है। यदि हमें इस एड्रेस बार के URL को, एड्रेस को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? जो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में हमें टेक्स्ट शो किया जा रहा है, एड्रेस शो किया जा रहा है, वह हमें शॉर्टकट की से कंप्लीट सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? जो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में एड्रेस शो होता है, टेक्स्ट शो होता है, उसको सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+D।
Alt+D से हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जो भी एड्रेस, जो भी टेक्स्ट शो होता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Alt+D से एड्रेस बार में शो होने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह ब्लैंक में स्टोर हो जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को डिलीट करते हैं तो वह कहां चला जाता है, कहां स्टोर हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन जिसको आप डस्टबिन से याद कर सकते हैं, डस्टबिन, जो भी कचरा होता है वह डस्टबिन में डाला जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर से हम जो भी डिलीट करते हैं वह बाय डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट मतलब वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट रिसाइकिल बिन में भेजे, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Delete। Shift+Delete से हम किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, और जब परमानेंट डिलीट होगा तो वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। जब हम नॉर्मल डिलीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वह रिसाइकिल बिन में मूव हो जाता है, लेकिन यदि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Delete। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। मतलब जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो पावर पॉइंट उसको अपने आप डिफॉल्ट क्या नाम दे देता है। जब हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो अपने आप मतलब डिफॉल्ट उसका क्या नाम होता है। उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है प्रेजेंटेशन1। जो पावर पॉइंट में फाइल बनती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन1। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट1। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है बुक1। ऐसे ही पावर पॉइंट में बनाई जाती है प्रेजेंटेशन जिसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन1। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लास B IP एड्रेस है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CPCT के लिए। CPCT के एग्जाम में IP एड्रेस से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में IP एड्रेस से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार भी किया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस किसी कंप्यूटर का, किसी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उसको नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। IP एड्रेस के अभी तक 2 वर्जन आ चुके हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 में जो IP एड्रेस होता है उसकी साइज होती है 32 बिट्स और IP वर्जन 6 में जो एड्रेस होता है उसकी साइज होती है 128 बिट्स। यह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है IP एड्रेस से रिलेटेड, क्योंकि CPCT के एग्जाम में एक क्वेश्चन IP एड्रेस का, एक क्वेश्चन कैश मेमोरी का, इस प्रकार के कुछ फिक्स टॉपिक हैं जिनके 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके 2 वर्जन आ चुके हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 में IP एड्रेस की साइज होती है 32 बिट, IP वर्जन 6 में IP एड्रेस की साइज होती है 128 बिट, 128 बिट। और अभी तक IP एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं, 5 क्लास। IP एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं अभी तक, जो कि क्लास A से लेकर क्लास E तक हैं। IP एड्रेस की टोटल अभी 5 क्लास हैं जो कि क्लास A से लेकर क्लास E तक हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हमें जो IP एड्रेस दिए गए हैं इनमें से क्लास B का IP एड्रेस कौन सा है। यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको आईपी एड्रेस की पांचों क्लास का एक सॉल्यूशन देने वाले हैं। यदि आपको किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस दिया जाता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है। आपको याद रखना है कि आईपी एड्रेस की जो क्लास ए है इसमें जो रेंज होती है वह होती है 0 से लेकर 126 तक, 126 तक। यह 127 भी हो सकता है, लेकिन 127 होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। लूप बैक एड्रेस जो क्लास ए है उसमें 0 से लेकर 127 तक की रेंज होगी, 127 तक की। आपको जो भी आईपी एड्रेस दिए जाते हैं आपको उसका पहला पार्ट चेक करना है, फर्स्ट पार्ट। यदि फर्स्ट पार्ट 0 से लेकर 127 के बीच में है तो वह आईपी एड्रेस किस क्लास का हो जाएगा, क्लास ए का। जैसे कि यह है, आप देख सकते हैं यहां पर आईपी एड्रेस का जो पहला पार्ट है उसमें क्या नंबर आया है 110, 110, और 110 0 से लेकर 126 के बीच में है तो यह कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस कहलाएगा, क्लास ए का। ऐसी हर आईपी एड्रेस क्लास की एक फिक्स रेंज है, आपको रेंज याद कर लेनी है, फिर आप किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास को पहचान सकते हैं। तो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 127 तक, लेकिन यूज किया जाता है 126 तक, क्योंकि जो 127 होता है वह लूप बैक एड्रेस में यूज होता है, टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, टेस्टिंग पर्पज से। इसके बाद आ जाती है क्लास बी। क्लास बी की जो रेंज है वह होती है 128 से लेकर 191 तक, मतलब 128 से 191 तक। अब आपको यदि कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है और उसकी जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट हैं वह इस रेंज में यदि आती हैं तो वह आईपी एड्रेस किस क्लास का हो जाएगा, क्लास बी का। और हमसे क्लास बी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप चेक कर लो इन चारों आईपी एड्रेस में से ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो क्लास बी की रेंज में आ रहा है। यहां पर देखें तो फर्स्ट पार्ट में कितना है 155, 155 क्या इस रेंज में आ रहा है, 128 से बड़ा है, 191 से छोटा है, मतलब हमारा आंसर यही है। क्लास बी की जो रेंज है आपको रेंज याद रखनी है और शुरुआत के 3 अक्षर को मैच करना है। 128 से 191 होती है क्लास बी की रेंज, और जो आईपी एड्रेस हमें ए नंबर पर दिया गया है यह इसी रेंज में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। तो अभी आपने 2 आईपी एड्रेस क्लास की रेंज याद करी। क्लास ए की होती है 0 से 127, बट 126 तक यूज होता है क्योंकि 127 होता है लूप बैक एड्रेस के लिए, टेस्टिंग के लिए। क्लास बी की रेंज कहां से कहां तक है, 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी की जो रेंज है वह होती है 192 से लेकर 223 तक। क्लास सी की जो रेंज है वह कहां से कहां तक होती है, 192 से 223 तक। 192 से 223 मतलब आप देख सकते हैं यहां पर 196 है, तो यह क्लास सी का आईपी एड्रेस है, यह हो जाएगा क्लास सी का आईपी एड्रेस। इसके बाद आती है क्लास डी जिसकी रेंज होती है 224 से लेकर 239 तक। क्लास डी की जो रेंज होती है वह होती है 224 से लेकर 239 तक। तो यहां पर यह जो आईपी एड्रेस है यह है क्लास डी का आईपी एड्रेस। और क्लास ई जो होती है उसकी रेंज होती है 240 से लेकर 255 तक। क्लास ई के जो आईपी एड्रेस होते हैं उसमें 240 से 255 तक की रेंज यूज की जाती है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आईपी एड्रेस के तैयार कराए यहां पर। और सीपीसीटी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आईपी एड्रेस के जरूर मिलेंगे। मतलब यह वाला क्वेश्चन आपने यदि समझा है, पढ़ा है, तो आईपी एड्रेस का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। आपको सभी आईपी एड्रेस क्लास की रेंज याद कर लेनी है। क्लास ए में 0 से 127, क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी में 192 से 223, क्लास डी में 224 से 239 और क्लास ई में 240 से 255। हमसे पूछा गया था क्लास बी का आईपी एड्रेस कौन सा है, तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 155 आ रहा है जो कि 128 से बड़ा है और 191 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीपीसीटी में मिलने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब जिनको रन करने पर किसी प्रोग्राम को
ऑन किया जाता है, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो भी प्रोग्राम बनते हैं, उनकी एक EXE फाइल होती है और EXE फाइल के द्वारा ही उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है, रन किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल मतलब जिसको रन किया जा सके, जिसको स्टार्ट किया जा सके, वह कहलाती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .exe, जो कि होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो .exe एक्सटेंशन है वह यूज होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो लिस्प है वह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लिस्प है यह 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प का फुल फॉर्म होता है। यह एक 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फीचर एक्सेल में डेटा की रिपोर्ट जनरेट करता है। MS एक्सेल में यदि हमने कोई टेबल बनाई है, कोई वर्कशीट बनाई है और हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, डेटा की समरी प्राप्त करनी है, तो हम कौन सा फीचर यूज करेंगे। मर्ज, फॉर्मूला, पाइवोट टेबल या नेम बॉक्स। तो जो मर्ज ऑप्शन है इससे तो मल्टीपल रो और कॉलम को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है। फॉर्मूला का यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। नेम बॉक्स हमें एक्टिव सेल का नाम या एड्रेस शो करता है। अब जो ऑप्शन बचा हुआ है हमारा पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल MS एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, जो किसी टेबल का, किसी डेटा का रिपोर्ट जनरेट करके हमें देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइवोट टेबल। MS एक्सेल में डेटा की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर में LPT का फुल फॉर्म क्या होता है। LPT का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में LPT का फुल फॉर्म क्या होता है। LPT एक कंप्यूटर पोर्ट होता है, जिसका यूज जनरली प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक लार्ज साइज का, बड़ी साइज का पोर्ट होता है, जो कि कुछ समय पहले तक प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल यह एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है, जो जनरली प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। LPT का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन DBMS से लिया गया है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DBMS में DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम जब प्रोसेस करने के बाद हमें कोई रिजल्ट देता है तो उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जो हमें रिजल्ट दिया जाता है उसे कहा जाता है आउटपुट। मतलब कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को कहा जाता है आउटपुट। और कंप्यूटर में हम जो एंटर करते हैं, जो भेजते हैं, उसे कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस चलाता है और हमें जो रिजल्ट देता है उसे कहा जाता है
आउटपुट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है और कंप्यूटर सिस्टम में जो हम डेटा भेजते हैं उसे कहा जाता है इनपुट। इनपुट पर प्रोसेस अप्लाई की जाती है और फिर उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट की ब्लैंक की का एग्जाम्पल है। जो कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है वह किस प्रकार की है? नेविगेशन की है, मॉडिफायर की है, फंक्शन की है या टॉगल की है? नेविगेशन की वह की होती हैं जो डॉक्यूमेंट में, फाइल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज की जाती हैं। फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। जो शिफ्ट की है वह एक मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की मतलब जो दूसरी की के वर्क को बदल देती है, जैसे कि कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, यह सभी मॉडिफायर की हैं जो अदर की वर्किंग को मॉडिफाई कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। तो शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की मॉडिफायर की का एग्जाम्पल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर की। शिफ्ट की एक मॉडिफायर की का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? आपको पहले यह समझना होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। MS वर्ड तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी फाइल और फोल्डर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर देता है। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल और फोल्डर अव्यवस्थित होती हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर देता है, अरेंज कर देता है, व्यवस्थित कर देता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल और फोल्डर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देता है। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।